महलों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर, गरुड़ न महल में होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। ऐसा ही गरुड़ पक्षी जैसा मजबूत, ऊंची उड़ान भरने वाला, किसी से ना डरने वाला, वही फेयरलेसनेस अपने अंदर पैदा करने के लिए, आप लोगों के अंदर वो चीज जगाने के लिए, वो मोटिवेशन जगाने के लिए, एग्जाम से बिल्कुल डर भगाने के लिए मैं आपका बड़ा भाई अंकित भैया लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 9th के टॉप 20 MCQs जो आपके एग्जाम में किसी भी कीमत पर आने ही आने हैं। बस इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन इस पूरी की पूरी क्लास और हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन के अंदर, उसके करेक्ट ऑप्शन के अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है बेटा, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं देखो अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का मिक्स क्वेश्चन हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, जिस सब्जेक्ट का, जिस चैप्टर का ज्यादा वेटेज बनता है उससे एक दो क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनका वेटेज थोड़ा सा कम आपके मिड टर्म में, आपके एग्जाम में कम आ सकता है, उसके क्वेश्चन थोड़े से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अंकित शुरू करता हूं आपके ये क्लास को। ये क्लास आप देख रहे हैं क्लास 10th आपकी 9th क्लास का जो चैनल है, हमने अभी इसका नाम चेंज हुआ है। क्लास 10th के लिए पहले हम करते थे क्लास 10th बाय अड्डा 24/7, अभी हमने इसको क्लास 10th के लिए भी नया चैनल आपके लिए ये बनाया है। क्लास 10th के बच्चे बेदहा खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन मैं ये भी सोचता था कि जैसे इन बच्चों का जो क्लास 10th का जो एक सिलेबस है वो 9th क्लास के सिलेबस से निकलकर ही बना है, उसको और ज्यादा डीप में वहां पर बताया गया है। अगर क्लास 9th ही बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं, इसके ही सारे चैप्टर को हम डीप एनालाइज कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि हमारा 60% 10th का काम हो चुका है। बाकी वहां पर हमें थोड़ा सा आंसर प्रैक्टिस की और थोड़ा डीप रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। इसलिए 9th क्लास में ध्यान देना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाता है। शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू हमारा क्या कहता है, पढ़ लेते हैं इसको। ऑन विच डेट वाज द बास्टाइल पर्जन स्टॉर्म्ड मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसको पहले समझ लेते हैं। देखो एमसीक्यू अपने आप में तो ये होता है कि उसने वन वर्ड आंसर पूछा है, एक ऑप्शन के बारे में पूछा है, लेकिन बेटा क्वेश्चन अपने आप में बहुत सारी डिटेल या सही आंसर आपको दे जाता है। ठीक है, देखो पहले इसको इलेबोरेट कर लेते हैं क्वेश्चन को। बास्टाइल प्रिजन के बारे में ये पूछ लेता है। बेटा बास्टाइल प्रिजन ये है आपकी जेल, है ना। देखो इसके लिए मैं पिक्चर भी लेकर आया हूं, ये आपकी जेल है। नेपोलियन बोनापार्ट, कौन बेटा, नेपोलियन बोनापार्ट, ऐसे ही आपको शॉर्ट में ही याद रखना है इन चीजों को। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जब फ्रांस पर रूल करना शुरू करा तो उन्होंने सबसे पहले किस चीज को खत्म करा बेटा, जो वहां पर मोनार्कीज चलती हुई आ रही थी, जो बर्थ से ही प्रिविलेज लोगों को मिलने लगे थे, उन चीजों को नेपोलियन ने धीरे धीरे खत्म करा। और वहां जो मौजूदा सरकारें थी, जो पुराने जो लुई वगैरह चलते हुए आ रहे थे, जो पुराने राजा चलते हुए आ रहे थे, लुई 3, लुई 4, लुई 14, लुई 16 तक जो चलते हुए आ रहे थे, उन सबको किसने खत्म करा, नेपोलियन बोनापार्ट ने खत्म। कैसे करा बेटा, इन्होंने जनता को यानी वहां के पीपल्स को, है ना, वहां के लोगों को अपने हाथ में करा, उनको बताया कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और नेपोलियन ने काफी अच्छी चीजें करी भी थी, लेकिन फिर भी वो था क्या, एक अलग कॉस्ट्यूम में था तो एक राजा ही, है ना, उसकी विचारधारा, उसके थॉट प्रोसेस भी राजा की तरह ही थे। तो देखो इसका सही आंसर देख लेते हैं अब। ऑन विच डेट वाज बास्टाइल प्रिजन स्टॉर्म्ड, मतलब कि इस बास्टाइल जेल को खत्म करने की सही डेट इन्होंने पूछी है। यह बास्टाइल डेट खत्म क्यों करनी जरूरी थी बेटा, इसलिए जरूरी थी क्योंकि इसके अंदर ही जो भी था, जो भी फ्रांस का जो भी चीजें थी, मतलब कि सारा गोला बारूद, सारा असला, सारी बंदूकें, सब कुछ इसके अंदर था। इसका ढह जाना मतलब कि फ्रांस की क्रांति अब सही होने वाली है या सही दिशा में जा रही है। यानी कि राजा का जो राजवंश था, जो क्या एब्सोल्यूट मोनार्की उनकी चल रही थी, एब्सोल्यूटिज्म जो चल रहा था, वो खत्म हो जाएगा इस बिल्डिंग के यानी बास्टाइल प्रिजन के, बास्टाइल की जेल के गिरने से। बेटा देखो इसकी सही डेट क्या हो जाती है, देखो 5 मई का इससे लेना देना नहीं है, पहले ऑप्शन एलिमिनेशन कर लेते हैं। 26 अगस्त का भी नहीं है, इस दिन डिक्लेरेशन ऑफ मेंस राइट हुआ था। क्या हुआ था बेटा, मेंस राइट हुआ था, लिख लेते हैं इसको भी, काम आएगा आपके। मेंस राइट हुआ था बेटा,
डिक्लेरेशन ऑफ मेंस राइट हुआ था 5 मई का, इससे लेना देना है नहीं। अच्छा चलो इन दोनों डेट्स को समझ लेते हैं। बेटा ये है आपका इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका की डेट। क्या है बेटा? इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका की डेट है आपकी 4 जुलाई 1776। इस दिन को ये सेलिब्रेट करते हैं, अपनी आजादी का दिन ये मनाते हैं। सही आंसर इसका आपका हो जाता है बास्टाइल की जेल के टूटने का 14 जुलाई 1789। क्लियर है ये चीज आपके? देखो हमने सारे ऑप्शंस भी समझे और सही ऑप्शन को भी हमने इसको समझ लिया है आपके, ये याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सेकंड पर चलते हैं। द फ्रेंच सोसाइटी बिफोर 1789 वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एस्टेट्स। ये पूछते हैं कि 1789 में देखो क्या हुआ, 1789 में ही बास्टिल के जेल को गिराया गया। अब वहीं 1789 में ये पूछते हैं कि उस टाइम पर जेल तो गिरी या जो भी उस टाइम का माहौल था, उस टाइम पर जो एस्टेट थे बेटा, एस्टेट को एक क्या कहते हैं हम? देखो एस्टेट को हम एक चीज और कहते हैं, क्या बेटा? क्लास। क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। हमारे इंडिया में अगर हम उस क्लास को माने तो वो कैसे कैसे मानते हैं? देखो अब के लिए उस क्लास को कैसे मानते हैं? देखो उसे मानते हैं बेटा हम हाई क्लास। लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा समझ लेते हैं और अच्छे से। देखो इंडिया में हम मानते हैं उसको हाई क्लास, है ना। फिर हम उससे नीचे आ जाते हैं तो हमको मिडिल मिल जाता है ना, मिडिल क्लास। फिर हमको उससे नीचे आ जाते हैं, क्या मिलता है बेटा? लोअर क्लास, है ना, लोअर क्लास मिल जाता है। ऐसा ही आपके कहां पर हो रहा था? कुछ इसी तरीके का सिस्टम था फ्रांस में। अब फ्रांस में किस तरीके की क्लास थी, इस बात को समझ लेते हैं। बेटा इन्होंने 3 तरीके की क्लास से लड़ाई करी है हमेशा। 3 तरह की क्लास है, जिसको मैं बोलता हूं आप सबने कभी ना कभी CNC बिस्किट तो खाया होगा। कौन सा बिस्किट बेटा? कौन सा बिस्किट? याद रखना, CNC। ये बिस्किट आप सबने खाया होगा, येलो कलर का पाउच होता है, येलो कलर के पैकेट में ये बिस्किट होता है। उससे हमेशा आपको ये चीज समझने में आसानी होगी। CNC मतलब देखो बेटा, सबसे पहले आपका आ जाता है क्लर्जी। कौन? क्लर्जी। क्लर्जी कौन होते हैं बाबू? क्लर्जी होते हैं आपके पादरी, जो धार्मिक लोग होते हैं या जो सबसे बड़े राजा होते हैं। राजा भी अलग अलग तरीके के होते हैं ना, मतलब कि एक बहुत बड़ा राजा, फिर छोटे छोटे देशों का, छोटे छोटे राज्यों का राजा। क्लर्जी होते हैं भाई पूरे फ्रांस के राजा। ठीक है, मान लो आप लुई 14 को आपने मान लिया, वो एक क्लर्जी है। ठीक है, क्लर्जी है। पादरी कौन होते हैं? देखो पादरी, क्लर्जी पादरी में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, फिर भी इनको धर्म से जोड़ दिया गया है। राजा जिन लोगों से पूछ पाछ के काम करते हैं वो लोग होते हैं भैया पादरी। वो लोग होते हैं धर्म वाले। वो राजाओं को बढ़ा चढ़ा के बात बताते हैं कि राजा आप तो सूरज के बेटे हैं, आप तो चांद के बेटे हैं, आपके ऊपर तो ऊपर वाले की इतनी ज्यादा कृपा है, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग है, आप इन लोगों पर राज करेंगे। और लोग भी उस चीज से क्या हो जाते हैं? मैन्युपुलेट हो जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा सुपरस्टिशियस में रहते हैं कि भाई ये राजा है, यही अपन का सब कुछ है, यही क्या है। और राजा भी क्या समझने लगता है? अपन नीचे भगवान है ना। राजा क्या समझते हैं कि भैया अब हम ही भगवान है। नोबिलिटी बेटा कौन होते हैं? नोबिलिटी में आपके कौन लोग होते हैं? ये होते हैं आपके नोबेल्स। कौन बेटा? नोबेल्स। नोबेल्स होते हैं ये आपके, मतलब कि नोबेल्स का मतलब क्या होता है? ये आपके बीच के लोग होते हैं, है ना, बीच के लोग होते हैं। इसको और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। देखो नोबेल्स होते हैं ये आपके, फिर ये होते हैं आपके कॉमन्स। ठीक है, कॉमन्स को हम सीधा सीधा लिखते हैं बेटा पुअर्स। CNC में आपको यही याद रखना है, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमनर्स। एंड कॉमनर आपके कौन होते हैं? पुअर होते हैं। पुअर लोग कौन होते हैं बेटा? आपके वहां पर टैक्स देने वाले, है ना, टैक्स पेयर। ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने वाले लोग कौन होते हैं? आपके पुअर होते हैं। अच्छा अब फिर से यहां पर आ जाते हैं। देखो आपका एक चीज समझो, आप इस तरीके से समझो। ओके, तो ब्लैक कलर का बना है, चेंज कर लेते हैं कलर अपना। हाँ देखो, ये है एक ट्रायंगल, है ना, ये एक ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में हमारा क्या क्या है बेटा? देखो एक पोर्शन है ये, एक पोर्शन है ये। ठीक है, अब यहां पर कौन रहते हैं? यहां पर रहते हैं बेटा ये लोग।
यानी क्लर्जी लोग, यानी कि राजा लोग, ठीक है, सबसे ऊंचे लोग, किसी भी देश के, किसी भी शहर के, कहीं के भी सबसे ऊंचे लोग, सबसे अमीर लोग, जो लोगों पर डोमिनेंस करते हैं, वो यहां रहते हैं। यहां पर कौन रहता है बेटा? यहां पर रहते हैं आपके नोबेल्स, है ना? कौन रहता है आपका? नोबेल्स रहते हैं यहां पर। ये कौन होते हैं? ये बेटा इनके क्लर्जी वालों के दोस्त होते हैं, इनके रिलेटिव्स होते हैं। ये जैसे होता है ना कि हमारा चाचा विधायक है, तो ये भाई भतीजा है, और ये कौन है? ये चाचा है। ये नोबेल क्या है? ये भतीजा है, और ये क्लर्जी कौन है? चाचा है। ये नोबेल कौन है? भतीजा है। ये क्लर्जी कौन है? चाचा है। कहते हैं ना मेरा चाचा विधायक है, तो ये लोग वही कहते हैं कि भैया राजा तो हमारे चाचा हैं, ये राजा हमारे जानने वाले हैं। या फिर ये कह देते हैं कि हमारे फूफा जी क्या हैं? हमारे फूफा किसी सरकारी दफ्तर में अच्छी पोस्ट पर हैं, है ना, अच्छे पद पर हैं। बस वही ये लोग होते हैं। बाकी ये पुअर लोग कौन होते हैं बेटा? ये लोग कौन होते हैं बेटा? ये लोग होते हैं आपके, ये है ना, कितना? पूरे एरिया के 98% लोग होते हैं ये, है ना। आम लोग होते हैं जिनसे टैक्स लिया जाता है, जिन पे सारे दबाव बनाए जाते हैं, वो लोग होते हैं ये। क्या समझा इससे? आपका आंसर क्या हो जाता है? देखो, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमनर से आपका सीधा सीधा आंसर बन जाता है बेटा आंसर नंबर बी, यानी कि 3 एस्टेट्स होती हैं आपकी 1789 में। फ्रांस में 3 एस्टेट थी। कौन कौन सी? क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमनर्स। आगे चलते हैं। विच थिंकर ऑफ सोशलिज्म फाउंडेड द कॉर्पोरेटिव कम्युनिटी ऑफ न्यू हार्मनी इन द यूएसए? आप समझो, ये पूछते हैं कि किसने अमेरिका में, न्यू हार्मनी, हार्मनी बोलते हैं बेटा प्राधान्य को, मतलब कि चलो इस बात को और थोड़ा सा समझेंगे अभी। पहले आप ये देखो, विच थिंकर ऑफ सोशलिज्म फाउंडेड द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर लेते हैं। देखो, कॉर्पोरेट लोग कौन होते हैं? आप लोगों ने अभी एक टर्म सुना होगा, है ना, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कोऑपरेट करने वाला, ठीक है, कोऑपरेट, ठीक है, कोऑपरेट। अब कोऑपरेट क्या चीज होती है कि भैया तुम लोग क्या करो, हमसे सहयोग करो। सहयोग क्या है बेटा? सहयोग। कोऑपरेट का मतलब क्या होता है? सहयोग करना होता है। तो ये बात किसने कही कि भाई देखो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, और जिसको उन्होंने बनाया भी, उन्होंने आइडिया दिया और उस आइडिया पर खुद भी इंप्लीमेंट करा। किसने करा बेटा? वो इस बात को समझेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं यहां पर जो जो नाम दे रखे हैं वो क्या क्या है। देखो, कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो बेटा कार्ल मार्क्स एक तरीके के बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट। इनका नाम अगर आप जाके और ज्यादा आप आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में जाते हो, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल में, इकोनॉमी में आप अगर जाते हो, तो आपको कार्ल मार्क्स का नाम हर कहीं सुनने को मिलेगा। आप पूरी जिंदगी कार्ल मार्क्स का नाम सुनते रहोगे। देखो बेटा, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था आपका, इनका पूरा नाम था कार्ल हेनरी मार्क्स। इनका जन्म हुआ था 5 मई 1818 में। बहुत बड़ी बड़ी रचना इन्होंने करी। दास कैपिटल इन्होंने लिखा, द पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट जैसी किताबें इन्होंने लिखी। ये कहते थे कि जितने भी अमीर लोग हैं उनसे पैसा लेकर गरीबों में बांटो, उनसे पैसा लेकर गरीबों में बांटो। क्योंकि भाई अमीर लोग क्या करते हैं, वो एक फैक्ट्री लगाते हैं, कहीं से रॉ मटेरियल खरीदा, उस फैक्ट्री में प्रोसेस करा, है ना, उस फैक्ट्री में प्रोसेस करके उसका जो भी मटेरियल बना, फाइनल प्रोडक्ट बना, उसको बेचा, और उससे जो पैसा कमाया उसका उस पैसे का एक बड़ा अमाउंट, उस प्रॉफिट का एक बड़ा अमाउंट तो उन्होंने अपने पास रख लिया, और जो मजदूरों ने उन्हें बनाया था उनको भाई 5 या 10 रुपए की मजदूरी ये दे देते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि भैया इस चीज को हटाओ। तो ये कैपिटलिज्म के खिलाफ थे, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के ये खिलाफ थे। फिर आ जाते हैं आपके लुइस ब्लांक पर। लुइस ब्लांक क्या कहते हैं बेटा? आपके लुइस ब्लांक कहते थे कि देखो, अगर कोई एक ही बंदा चाहे, है ना, सिर्फ कम्युनिटी ही चाहे या सिर्फ कोई बिजनेसमैन ही चाहे, तो सबका भला नहीं कर सकती। इसलिए सरकार को चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सभी को कॉर्पोरेटिव सोसाइटी या मतलब एक ग्रुप सोसाइटी बनाए और सब लोगों को काम दे। इस तरह की बातें इनकी कहने की थी। रॉबर्ट ओवेन इसका सही आंसर है। रॉबर्ट ओवेन ने क्या कहा था बेटा? देखो, रॉबर्ट ओवेन ने क्या कहा था? रॉबर्ट ओवेन 1771, है ना, रॉबर्ट ओवेन 1771, इन्होंने बोला था कि देखो मैं एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाता हूं जहां पर सभी लोग सहयोग करेंगे, एक पूरी टीम होगी। जैसे कि एक शर्ट का कारखाना है ना, एक शर्ट का कारखाना है, तो वहां से भैया, तो शर्ट के कारखाने में गांव से क्या हुआ बाबू? गांव से क्या आ रहा है?
गांव से अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, है ना, गांव से अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल्स कहां आ रहे हैं, फैक्ट्री में आ रहे हैं। अब फैक्ट्री में आने के बाद कुछ वर्कर्स ने उन रॉ मटेरियल की क्या करी, कटिंग करी, कुछ वर्कर्स ने उन रॉ मटेरियल की कटिंग करी, कुछ ने उनको धोया, है ना, कुछ ने उनको धोया, कुछ ने उनकी शर्ट बनाई, ठीक है, कुछ ने उनको सेल करा। तो ये पूरी एक क्या हो गया बेटा, पूरा एक क्या हुआ, एक टीम बन गई। क्या बना, पूरी एक टीम बन गई। और ये टीम क्या बनी, इस टीम ने मिलकर क्या करा, कोऑपरेट करा। क्या करा बेटा, कोऑपरेट करा। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। देखो, द पॉलिटिकल ग्रुप रेडिकल्स इन 19th सेंचुरी यूरोप सपोर्टेड। कि रेडिकल का मतलब क्या होता है, इस बात को समझ लो बेटा। रेडिकल का मतलब होता है जो एक सोच को लेकर लोग बैठ जाते हैं, एक ही थॉट प्रोसेस को, एक ही थिंक को लेकर बैठ जाते हैं। एक तो वो रेडिकल होता है पॉजिटिव रेडिकल, एक होता है नेगेटिव रेडिकल, है ना। दो तरीके के रेडिकल होते हैं बेटा। एक होता है आपका, देखो इस चीज को समझ लेते हैं। देखो, दो तरीके के रेडिकल होते हैं आपके। एक होता है आपका बेटा पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव, है ना। एक होता है बेटा प्लस, एक होता है माइनस। दो तरीके के होते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये समझ लेते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा रूढ़िवादी। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं रेडिकल को रूढ़िवादी। एक पॉजिटिव होता है, ठीक है, एक होता है नेगेटिव। अब ये देख लेते हैं कि भाई 19th सेंचुरी में ये लोग क्या कहते थे। क्या ये लोग एब्सोल्यूट मोनार्की को मानते थे। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब है कि भैया सब के सब पैसे वाले ही होंगे, सारा का सारा जो राज है, सारा का सारा जो रूल है, जो रेगुलेशंस हैं, जो नॉर्म्स वगैरह, जो वैल्यूज डेवलप करने वाली जो सोसाइटी है वो एब्सोल्यूट मोनार्की होगी। तो भाई ये भी बिल्कुल गलत है। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं। फिर क्या कहते हैं भैया, वुमेन सफरेज। भाई वुमेन सफरेज को भी समझेंगे। चर्च प्रिविलेजेस, जो क्लर्जी वाले हैं उन्हीं को तो खत्म करना था। सिर्फ एक ही बंदे का रूल चले वो चीज ही तो खत्म करनी थी, तो चर्च वाला भी बिल्कुल नहीं है आपका। फिर आया था आपका स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है भैया आपके मजदूर, यानी बंधुआ मजदूर, यानी कि बिकाऊ मजदूर, यानी कि जिनके साथ क्या होता है, जिनके साथ होता था बेगारी, जिनको काम तो करवा लिया जाता था लेकिन उनको पे नहीं करा जाता था। ये भी नहीं भाई, ये कहते थे कि वुमेन सफरेज होना चाहिए। भैया वुमेन सफरेज से ये लोग चल रहे थे। क्या मांगते थे ये वुमेन्स के लिए, वुमेन्स के लिए मांगते थे ये राइट्स। किस प्रकार के राइट्स मांगते थे, ये मांगते थे भैया एजुकेशन भी मांगते थे, है ना, एजुकेशन मांगते थे। प्लस इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इलेक्शंस में वुमेन का रोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, इलेक्शन में, इलेक्शंस में क्या होना चाहिए, वुमन रोल होना चाहिए। ऐसा इन्होंने बोला। किसने, रेडिकल सोसाइटी ने। रेडिकल्स क्या होते हैं, एक सोसाइटी होती है। क्या होते हैं रेडिकल्स, एक सोसाइटी होती है। आगे चले तो कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट द फ्यूचर सोसाइटी फ्री फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लोजन ऑफ वुड बी। मतलब देखो क्या होना चाहिए, पहली बात तो कैपिटलिस्ट को समझे। देखो कैपिटलिस्ट होते हैं, सीधी सी बात है, आपका बहुत सारे मतलब निकलते हैं कैपिटलिस्ट के। पहले दो तीन नाम देख लेते हैं बेटा। ये होता है कैपिटलिस्ट आपके, जो आपके इंडिया में है, अंबानी लोग, रिच, है ना, पैसे वाले। और इंडिया में ही उनको क्या बोला जाता, मतलब वैसे फ्रांस में उनको क्या बोला जाता था उस टाइम पर, क्लर्जी। क्या बोला जाता था बेटा, क्लर्जी। ये होते हैं कैपिटलिस्ट। अब इसकी सीधा सा एक बड़ा वर्ड क्या है कैपिटलिस्ट का, इस बात को मानो आप, यह है आपका पूंजीवाद। क्या है बेटा, कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, यानी कि कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी लोग, जिनके पूंजी का मतलब क्या होता है, धन होता है, पैसा होता है, जिनके पास पैसा है वो कैपिटलिस्ट लोग हैं। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं कि फ्यूचर सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा भाई, एरिस्टोक्रेट सोसाइटी होनी चाहिए, कि मतलब रूढ़िवादी या एकदम बेकार सी सोसाइटी होनी चाहिए जो एक ही बंदे का रूल चलता आ रहा है। नहीं, ये भी नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए, कि सिर्फ लोगों का चलना चाहिए, कि सिर्फ लोगों का चले, सिर्फ और सिर्फ लोगों का चले। ये भी ये मना करते हैं। हाँ, ये कहते हैं सिर्फ लोगों का भी नहीं चलना चाहिए। ये कहते हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी। हाँ भैया, ये क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट सोसाइटी, कि भैया
लोगों का तो हो लेकिन उसमें मजदूरों का अधिकार ज्यादा हो, जो गरीब लोग हैं उनका अधिकार ज्यादा हो, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था। कार्ल मार्क्स की डेट के बारे में भी हम बात करेंगे। सोशलिस्ट मोनार्की, कि सोशलिस्ट मोनार्की का मतलब है सभी अमीर हो, भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ये भी कट्टम। ये आपका कम्युनिस्ट सोसाइटी ठीक है बेटा, क्या ठीक है, कम्युनिस्ट सोसाइटी, दूसरे कलर से टिक कर देते हैं एक बार, हाँ कम्युनिस्ट सोसाइटी। कार्ल मार्क्स, देखो कार्ल मार्क्स का जन्म बेटा कहां हुआ था, इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है कार्ल हेनरी मार्क्स। क्या नाम है इनका पूरा, कार्ल हेनरी मार्क्स, ठीक है भाई। देखो इनके पिता चाहते थे कि ये वकील बने, लेकिन ये कौन थे, ये अपनी तरह थे पढ़ने में भी थोड़ा सा, कि जब ऐसा हाई स्कूल वगैरह के टाइप में थे ये, तो स्कूल से भाग जाते थे, ट्यूशन की फीस खा जाते थे। तो उनके पापा ने कहा कि भैया अब तुम जाओ पेरिस, वहां जाके वकील बनो, अच्छे से पढ़ाई करो, लॉ पढ़ो, तब कहीं जाके तुम अच्छे वकील बनो जिससे अपना गुजर बसर कर सको, है ना। ऐसा इनका बचपन रहा। इनका जन्म हुआ कब बेटा, ये इस बात को समझ लो, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में लिख कर आओगे तो फुल मार्क्स पक्के मिलने वाले हैं। कार्ल हेनरी मार्क्स बॉर्न मतलब कहां हुए थे, ये होता है आपके, ये देखो ये नंबर याद रख लेना है 5-5-18-18, ठीक है 5-5-18-18 में ये हुए थे बेटा आपके क्या, बॉर्न। कौन, कार्ल हेनरी मार्क्स। आगे चलते हैं। विच ट्रीटी फोर्स जर्मनी टू पे हैवी रिप्रेशंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। देखो इस बात को समझ लो, ये क्या पूछते हैं, ये कहते हैं कि कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रीटी का मतलब होता है, देखो ट्रीटी का मतलब क्या होता है, ट्रीटी का मतलब होता है बेटा संधि। क्या होता है, संधि, संधि यानी समझौता, संधि यानी समझौता। ट्रीटी का मतलब क्या होता है, संधि, संधि का यानी समझौता। इसको अगर हम शुद्ध हिंदी में, अगर हमारी समझने वाली लैंग्वेज में बात करें तो अब क्या पूछते हैं, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि ऐसा कौन सा समझौता था जिसने जर्मनी को बहुत बड़ा टैक्स या बहुत बड़ा क्या बोले पछतावा करने के लिए मजबूर करा। कौन सी थी वो संधि बेटा, कौन सी थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पूछते हैं ये वर्ल्ड वॉर 1 में, पूछते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, देखो वर्ल्ड वॉर 1 की डेट आप लोग याद रखना, अब बता रहा हूं याद रखना। वर्ल्ड वॉर 1 बेटा आपका स्टार्ट हुआ था 1914 में और ये चला था 1918 तक। कब तक चला था, 1918 तक, 4 से 5 साल की इसकी ड्यूरेशन रही थी। अच्छा फिर से आ जाओ वापस भाई, देखो ट्रीटी ऑफ, ये भी नहीं है, चलो कट कर देते हैं। देखो ये नहीं है, जो नहीं है मैं आपको बहुत जल्दी से ऑप्शन दूंगा, ये नहीं है, और आपका चलो पेरिस भी मान लेते हैं, पेरिस भी नहीं है। 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास, दोनों में से कौन सा हो सकता है, दोनों में से कौन सा हो सकता है, क्योंकि फ्रैंकफर्ट संप्रदाय में, फ्रैंकफर्ट मंत्रालय में जो एक चीज हुई थी वो क्या हुए थे, फ्रैंकफर्ट एक पार्लियामेंट था ना, वहां पर क्या हुआ था बेटा, वहां पर फ्रैंकफर्ट में बात हुई थी वुमन राइट की। किस चीज की, वुमन राइट की, वुमेन्स राइट की बात हुई थी। कहां पर, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वुमेन राइट की बात हुई थी। ये बोलते थे कि वुमेन्स को क्या दो, क्या दो, इलेक्शन में रोल दो, वुमन को भी इलेक्शन लड़ने दो, है ना, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, वैसे ये तो नहीं है, फ्रैंकफर्ट का हमने समझ लिया क्या था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है। आ जाते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स पर। भाई ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई कब थी, इस बात को समझ लो आप, ये हुआ था बेटा आपका 1919 में, है ना, कब हुआ था, 1919 में आपका ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई थी। इसमें जर्मनी को लोगों ने खूब लताड़ा, पूरी दुनिया ने खूब लताड़ा कि ये तुमने क्या करा है, हजारों लाखों लोग तुमने मार दिए, गैस चेंबर में एक साथ तुमने 500,000 लोग डाल दिए, सबको स्टीम बना दिया और सबके सब क्या हुआ, भाप बन गए, किसी की हड्डी तक नहीं मिली। हिटलर तुमने ये क्या करा था, क्या करा है हिटलर तुमने ये, तो हिटलर पर भैया बहुत ज्यादा लोगों ने प्रेशर डाला, हिटलर को लोगों ने बहुत ज्यादा भला बुरा कहा, हिटलर को भी पछतावा हुआ। तो हिटलर ने इस संधि में, हिटलर को क्या करना पड़ा भाई, हिटलर को करना पड़ा अपना पछतावा। पछतावा उन्होंने कैसे करा हिटलर ने,
देखो पहली बात तो समझ लो, यहां से कौन संबंधित है, हिटलर संबंधित है आपके, किससे, इस वाली चीज से, है ना, हिटलर संबंधित है। करा क्या इन्होंने, इन्होंने करा बेटा इस पूरी उसमें 6 बिलियन, क्या करा, 6 बिलियन पे करा इन्होंने, हिटलर ने क्या करा, 6 बिलियन पे करा, 6 बिलियन, ठीक है, 6 बिलियन पे करा था अपने पछतावे के लिए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाता है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। कौन सी ट्रीटी ने मजबूर करा था हिटलर को, भैया इस ट्रीटी ने मजबूर करा था, किसको करा था, हिटलर को करा था। कब करा था, 1919 में करा था। कितने रुपए के लिए करा था, 6 बिलियन रुपीस हिटलर को पे करने पड़े थे। आ जाते हैं, व्हाट वाज द नाजी आइडियोलॉजी मेनली बेस्ड। नाजी आइडियोलॉजी क्या होती है बेटा, नाजी आइडियोलॉजी का मतलब था कि ये जो नाजिज्म है ना, नार्सिज्म है, ये हिटलर की दी हुई एक फिलॉसफी थी। जैसे हमारे इंडिया में हम किसी गुरु को मानते हैं कि किसी की कोई फिलॉसफी है, किसी की कोई फिलॉसफी है, किसी का अपना कुछ है, कोई अपनी विचारधारा से चलता है। ऐसे ही जर्मनी हिटलर की विचारधारा से चलता था, जिसको नार्सिज्म बोलते थे। वही नाजी आइडियोलॉजी के बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं। नाजी आइडियोलॉजी में हिटलर ने कहा कि जर्मनी में 2 तरीके के लोग रहते थे। ठीक है, जर्मनी में जो कम्युनिटीज थी, जो रिलीजन से, उसमें 2 कम्युनिटी का रोल आता है इस चीज में। कौन कौन सी कम्युनिटी बाबू, कौन कौन सी कम्युनिटी बेटा, देखो एक कम्युनिटी तो आपकी थी ज्यूज, है ना, एक तो है आपकी ज्यूज, ठीक है, और दूसरा है आपका, पहला है आपका ज्यूज, दूसरा है आपका जिप्सीज, है ना, दूसरा है आपका जिप्सीज। अच्छा, अब ये इसमें क्या करते हैं भाई, हिटलर का कहना था ये बड़े गंदे रहते हैं यार, ये ना तो नहाते हैं, ना धोते हैं, ना कपड़े धोते हैं, ना भैया साफ सफाई रखते हैं, कहीं से भी कुछ भी मिल जाता है भाई खाते हैं, कुछ भी कहीं भी सोते हैं, कैसे भी अपने बच्चों को रखते हैं, कीच मलिन गंदा लीचड़ एकदम बेकार रहते थे। तो हिटलर ने कहा भैया इनको अपने देश से निकालना बड़ा जरूरी है ना, ये हमारे देश को गंदा कर रहे हैं, इनकी मानसिकता भी गंदी है। ऐसे ही जिप्सीज लोग थे, जिप्सी ना तो नहाते थे, इनका एक प्रथा थी जिप्सीज की कि इनको नहाना नहीं है, कहीं भी गाड़ी लगाकर ये रह लेते थे, कहीं भी तंबू लगाकर गाड़ कर ये रह लेते थे। तो हिटलर ने कहा कि भैया इनको खत्म करना है ना। हिटलर ने क्या कहा कि भैया इन दोनों को तो मुझे पहले तो खत्म करना है। वही आइडियोलॉजी क्या थी कि जर्मनी किसका है, जर्मनी है जर्मन्स का। हिटलर ने कहा जर्मनी है जर्मन्स का, तो इन दोनों को खत्म करके भैया सीधा सीधा हमें अपना, हमारा देश है तो हमारे लिए ही रहेगा ना, है ना, हमारा देश है तो हमारे लिए रहेगा। सोशल इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी, ये तो अगर देखो लोगों को भगा रहे हैं तो सोशल इक्वालिटी की तो बात करना बेकार ही है, और डेमोक्रेसी तो भूल ही जाओ, एलिमिनेट। ठीक है, रेडिकल सुपीरियोरिटी एंड एंटी सेमिटिज्म, देखेंगे इस बात को भी। यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है बेटा आपका, ये भी इस चीज में नहीं है कि भैया सबको, मतलब सभी परेशान हो, वो भी नहीं है इसमें। वर्कर्स कंट्रोल ओवर फैक्ट्रीज, भैया ये भी नहीं है, वर्कर्स को तो कंट्रोल करने ही नहीं देंगे ना। जब एक आर्मी पूरा, यहीं से तो उन्होंने कहा था, कहने आर्मी शेप्ड ए कंट्री, ऐसा नहीं हो सकता ना भैया। रेडिकल सुपीरियोरिटी, रेडिकल का मतलब आपको मैंने बताया था रूढ़िवादी सोच, रूढ़ी का मतलब जो है रुक जाती है, जो सोच एक ही जगह पर जम जाती है, वो आगे कुछ अपग्रेड अपने अंदर नहीं ला पाती, है ना, वही चीज है आपकी ये। ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाता है। आगे चलते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स, इस बात को समझेंगे। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेटा इसको क्या बोलते हैं, ये होती है आपकी कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ये आपकी कितनी स्टेट से होकर गुजरती है बेटा, देखो आपके पास ऑप्शंस दिए हैं 6, 7, 8, 9, कितनी स्टेट से ये होकर गुजरती है, कौन, आपकी कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो कितनी स्टेट से होकर गुजरती है बेटा, ये गुजरती है आपकी 8 स्टेट से। अब वो 8 स्टेट कौन कौन सी है इस बात को जान लेते हैं। देखो 8 स्टेट्स में से अगर आप कुछ 4 या 5 स्टेट्स ही याद रख लेंगे, वही आपका काम बना देगा और वही आपके एग्जाम में आपको बूस्ट कर देगा। देखो कौन कौन सी स्टेट है उसको पहले जान लेते हैं हम, देख लेते हैं कितनी स्टेट्स को हम याद रख पाते हैं।
पहला तो देख लेते हैं हम। देखो इसी तरीके से आपको भी याद रखना है, ठीक है। GRMCJ, ठीक है। फिर आता है आपका 6 क्या है आपका बेटा? W। फिर आता है आपका 7 WB, और आता है फिर आपका 8। लो सारे के सारे आपके 8 हो गए। चलो देख लेते हैं क्या है बेटा आपका। पहला है आपका गुजरात। क्या है बेटा? गुजरात। गुजरात। फिर है आपका राजस्थान। फिर है आपका MP यानी मध्य प्रदेश। फिर है आपका छत्तीसगढ़। फिर है आपका बेटा झारखंड, ठीक है। क्या है? झारखंड। फिर है आपका WB यानी वेस्ट बंगाल। फिर आता है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद बेटा आपका आता है, ओके ओके ओके, अच्छा ये चीज थोड़ी सी यहां पर एक चीज समझ लो। रुको 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 रुको, मैंने W और B को अलग करा। वेस्ट बंगाल आता है आपका, फिर आता है आपका, फिर एक और M आता है, फिर आता है आपका एक T। क्या क्या आता है? ये है बेटा मिजोरम। क्या है? मिजोरम। फिर है आपका त्रिपुरा। क्लियर है? कितने हो गए आपके? पूरे 8 स्टेट्स हो गए। अच्छा आगे चलते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन। बढ़िया, इंदिरा पॉइंट कहां है आपका? इंदिरा पॉइंट कहां है आपका? लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में है। बताओ कहां है? फटाफट फटाफट फटाफट। या तमिलनाडु में है या केरला में है? देखो लक्षद्वीप में नहीं है, तमिलनाडु में कोई मतलब ही नहीं, केरला में भी नहीं है भाई, सीधी सी बात है। अंडमान निकोबार में आपका क्या है? साउदर्न पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। अच्छा फिर से देख लेते हैं फटाफट से। द हिमालयाज आर एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, रेजिड्यूअल माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन या आपके वॉल्केनो माउंटेन। वॉल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी, तो ये भी नहीं है आपका। ब्लॉक माउंटेन्स भी नहीं है क्योंकि चौकोर के बारे में बात करते हैं। रेजिड्यूअल भी नहीं है। फोल्ड माउंटेन बेटा आपका सही ऑप्शन हो जाता है। हिमालयन माउंटेन्स आपके क्या है? फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या होता है? देखो जैसे कि ये मेरे हाथ हैं, ये एक टेक्टोनिक प्लेट, सेकंड टेक्टोनिक प्लेट। अब ये दोनों प्लेट्स अगर टकराई है ना, ये दोनों प्लेट टकराई तो देखो क्या बनता जा रहा है, धीरे धीरे एक माउंटेन बन रहा है ना। दोनों प्लेट के टकराने से एक माउंटेन बन रहा है। ऐसे ही बेटा आपका फोल्ड माउंटेन्स होते हैं जो अब भी बन रहे हैं। इसको यंग माउंटेन्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यंग माउंटेन्स भी बोला जाता है। अच्छा आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? विच इज द हाईएस्ट हिमालयन पीक लोकेटेड इन इंडिया। क्या पूछते हैं? लोकेटेड इन इंडिया। हिमालयन पीक जो इंडिया में है सबसे ऊंची वाली, वो बताओ। देखो नंदा देवी नहीं है, क्यामिट भी नहीं है। आप सोचोगे माउंट एवरेस्ट है, बेटा माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, वो नेपाल में है, ठीक है। नेपाल में है क्या आपका माउंट एवरेस्ट। और इंडिया, अगर नेपाल में भैया माउंट एवरेस्ट नेपाल में भी नहीं है, ये पूछते हैं लोकेटेड इन इंडिया यानी भारत के अंदर, तो आपका कंचनजंगा की पहाड़ियां कहां है? कंचनजंगा की ऊंची ऊंची पहाड़ियां बेटा आपका इंडिया के अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं। द रिवर गंगा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर। ग्लेशियर से ही नदियां निकलती है ना, ग्लेशियर के आइस टॉप्स के नीचे से ही नदियां निकलती हैं। तो गंगा कहां से निकलती है, इस बात को समझो बेटा। गंगा निकलती है आपकी, देखो सीधी सी बात है, इसको मिला लो। कहां से है? गंगा निकलती है आपकी गंगोत्री से। कहां से निकलती है? गंगोत्री से, ठीक है। यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है बेटा? यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी निकलती है, यमुना रिवर, ठीक है, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। द इंडस रिवर एंटर्स इंडिया इन विच रीजन। मतलब कि इंडस रिवर इंडिया के अंदर कहां से आती है? कहां से आती है इस बात को समझेंगे। पंजाब से नहीं आती है। पंजाब में कौन सी है बेटा आपके? सतलुज है, ठीक है, सतलुज है। लद्दाख में, चलो इस बात को समझ लो। हाँ हिमाचल प्रदेश में क्या है आपका? भाखड़ा नागल आ जाता है। राजस्थान में अलग नदी आ जाती है। कहां से आती है? लद्दाख में आती है। कहां से शुरू होती है बेटा? ये शुरू होती है आपकी
तिब्बत से शुरू होती है, फिर लद्दाख में जाती है। तो सही ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? सही ऑप्शन है आपका लद्दाख। ठीक है, इंडस रिवर कहां से शुरू होती है? लद्दाख से आती है। आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी मींस, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है बेटा? सीधी सी बात है, लोकतंत्र इसका मतलब है। लोक प्लस तंत्र, यानी कि जहां पर लोगों की चलती हो। तो सीधी सी बात है, अगर लोगों की चलती है तो रूल बाय आर्मी होगा? नहीं होगा। रूल बाय द पीपल होगा, रूल बाय द प्राइस्ड होगा। बताओ प्राइस्ड कौन होते हैं? आपके पंडित लोग। क्या इनका है? बिल्कुल गलत जवाब। मोनार्क किसका होगा? मोनार्क का तो हम फ्रेंच से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मोनार्क का भी नहीं होगा। तो बेटा सही ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? रूल बाय द पीपल। कि चेक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। वो लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। भैया किसने करा? साउथ अफ्रीका से दो नाम जुड़े हुए हैं, देखो दो नाम जुड़े हुए हैं। इन दोनों को पहले हमें कट करना है, इन दोनों को एलिमिनेट करना है। ठीक है, हमारे पास दो नाम बचते हैं, इन नामों को पढ़ो। क्या क्या नाम है वो? नेल्सन मंडेला है बेटा आपके एक, और दूसरे हैं आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो सत्याग्रह थे, है ना, सबसे पहले सत्याग्रह कहां करे बेटा? सत्याग्रह आंदोलन कहां पर करा? अफ्रीका में करा। कहां पर करा बेटा? अफ्रीका में करा। ठीक है, सबसे पहले सत्याग्रह कहां करे? अफ्रीका में करे। उसके बाद दूसरा नाम आता है आपका नेल्सन मंडेला, जिन्होंने क्या करा? जिन्होंने बेटा बोला कि कलर, है ना, किसी को भी काले गोरे को लेकर तुम हमें प्रताड़ित नहीं करोगे, तुम हम पर रूल नहीं करोगे काले गोरे को लेकर। ठीक है, तो इन्होंने किस चीज पर बात करी थी बेटा? कि तुम हमें काला या काला नहीं कह सकते, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। ठीक बात है, हमारे रंग भेद तुम नहीं कर सकते, कलर डिस्क्रिमिनेशन तुम हमारे बीच में नहीं कर सकते। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाता है बेटा? नेल्सन मंडेला। ठीक है, कलर डिस्क्रिमिनेशन को इन्होंने मना करा कि तुम हमको भैया अपार्थाइड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। भैया इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन अपना, भारत ने अपना संविधान कब अपनाया था? भारत ने अपना संविधान कब अपनाया था? देखो लिखा गया था वो एक अलग डेट है, अपनाया कब था वो एक अलग डेट है ना। जैसे आपके घर में किसी की शादी होती है या आपकी शादी होगी तो पहले भैया रिश्ता होगा, रिश्ता जब होगा तो उसकी एक अलग तारीख होगी, फिर होगी सगाई यानी एंगेजमेंट, अब एंगेजमेंट होगी तो उसकी एक अलग डेट होगी, एंगेजमेंट के बाद होगी शादी फेरे वाली। अब भैया पूरी की पूरी शादी होगी ना जिसमें फेरे होते हैं, निकाह पढ़ा जाता है, भैया उसकी एक डेट अलग होगी। तो ये वही पूछ रहे हैं। देखो 15 अगस्त को क्या हुआ था? 1947 को भैया इंडिया आजाद हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था भैया? जल्दी से बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, जल्दी से बताओ। 3 डेट्स मैंने आपको दे दी हैं इसमें, फटाफट इस बात का जवाब दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मन से बाहर नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके मन से बाहर नहीं होना चाहिए बेटा। देखो 26 जनवरी 1950 आपको ये डेट, देखो मैं आपको और वो कर देता हूं थोड़ा सा क्लियर। ये दो ऑप्शन तो आपके नहीं है, इनको एलिमिनेट हमने कर दिया। ठीक है, दो ऑप्शन बचते हैं, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949। क्लियर है बेटा? ठीक है, देखो हमने एक्सेप्ट कर लिया हमने इस बात को, यार बड़ा ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी। एक्सेप्ट करा हमने 26 नवंबर, कब एक्सेप्ट करा बेटा? 26 ऑफ नवंबर। और हमने बिल्कुल ये क्या हुआ था, एडॉप्ट वो कब हुआ था, इंप्लीमेंट कब हुआ था कि हां अब इस ही नियम से, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल से हम लोग चलेंगे, वो हुआ था बेटा आपका 26 ऑफ जनवरी 1950। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। विच बॉडी इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया? इंडिया में देखो इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है? प्रेसिडेंट करवाते हैं? नहीं करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट करवाता है? कोर्ट का काम तो न्याय करना है ना, वो नहीं करता। पार्लियामेंट करता है? नहीं करता। सीधी सी बात है, इलेक्शन लिखा हुआ है तो इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा ना, चुनाव आयोग ही करवाएगा। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बेटा? हिंदी में इलेक्शन कमीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? चुनाव आयोग। क्या बोलते हैं? चुनाव आयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। द सिंपल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का सीधा साधा सा एक मतलब क्या है ये बता दो। गवर्नमेंट चूजन बाय पीपल, पहला ऑप्शन हमारा बड़ा सही लग रहा है हमें। गवर्नमेंट इम्पोज्ड बाय किंग, यानी कि वो सरकार जो राजा द्वारा बनाई गई। अगर राजा क्यों बनाएगा सरकार, वो तो अपनी सरकार रखेगा ना। नोबेल्स, नहीं 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 नहीं, वही चाचा भतीजे वाली बात। वन पार्टी सिस्टम, नो बिल्कुल नहीं। चलो भैया क्या है इसका सही आंसर? सर आप ही बता दो तो मैं बता देता हूं। देखो आप लोगों को भी पता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। गवर्नमेंट चूजन बाय पीपल,
है ना, लोगों के द्वारा अपने लिए, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार को क्या बोलते हैं बेटा? डेमोक्रेटिक सरकार बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स, मतलब कि लगातार बाढ़ आने के कारण, जैसे अभी बिहार में बाढ़ आ रही है तो लोगों को दुख हो रहा है ना, लोगों को परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, रोते बिलखते घूम रहे हैं कि हमारा घर चला गया, हमारा परिवार, हमारे जानवर, हमारी जमीन चली गई। भाई वो क्या है आपका? सॉरो ऑफ बिहार का मतलब क्या है आपका? दुख, है ना, बिहार का दुख, बिहार का दुख ही इसका मतलब है। सॉरो ऑफ बिहार यानी बिहार का दुख। कौन सा है भाई? देखो चंबल घाटी, चंबल तो नहीं है, नर्मदा भी यहां पर नहीं है, गुजरात में है, यमुना भी नहीं है, दिल्ली में है भैया, कोसना। लोगों को कहते हैं ना कि भैया ऐसे क्यों कोस रहे हो, वो तुम्हें बहुत कोसता है, या तुम सुन रहे हो को कितना उसको कोसती है, फला की बीवी कितना कोसती है उसको, है ना, ऐसी चीज आप सुनते हो। तो भैया यही होता है दुख, यही होता है बेटा दुख, यानी कि सॉरो। सॉरो ऑफ बिहार किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ओके 20 क्वेश्चंस लेकर आए थे, 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। तो अगर अब तक आपने अपने बड़े भाई को यानी आपके अंकित सर को, प्यारे अंकित सर को अभी तक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है, देखो ये क्यूआर कोड मेरा टेलीग्राम तक आपको पहुंचा देगा, ये क्यूआर कोड आपको मेरे इंस्टाग्राम तक पहुंचा देगा, जहां मैं आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह रोज पोस्ट करता हूं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर अब तक आप मेरे साथ यहां पर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और ऐसे ही लगातार क्लासेस को देखने के लिए, आपके मिड टर्म और फाइनल एग्जाम से जुड़ी हुई क्लासेस को देखने के लिए लगातार आते रहिए क्लास 9 के हमारे इस चैनल पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।